नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपना पहला पाठ, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा प्रेमचंद द्वारा रचित है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक महान कहानीकार हैं, जिन्होंने अनेकों कहानियां, उपन्यास आदि लिखे हैं। प्रेमचंद की ये कहानी दो बैलों की कथा, इसके माध्यम से लेखक ने किसान और पशुओं के भावनात्मक संबंध को उजागर किया है। यहाँ लेखक स्पष्ट करते हैं कि स्वतंत्रता पशुओं को भी मनुष्य के समान प्रिय लगती है। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य को स्वतंत्र रहना पसंद है, उसी प्रकार पशुओं को भी ये अधिकार है कि वो स्वतंत्र रहें, अपनी आज़ादी से रहें। जब स्वतंत्रता आसानी से प्राप्त नहीं होती तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है और अनेक यातनाएं भी सहनी पड़ती है। ठीक है, इसी प्रकार आज़ादी के आंदोलन से ये कहानी जुड़ी हुई है और इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का भी उपयोग और विकास किया है। आइए अपना पाठ शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता के ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंही का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और ना ही देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास उसके सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। ठीक है, गधा जो है वो जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। ठीक है, हम अक्सर ये बात बोल देते हैं कि अरे ये तो गधा है ना। किसी भी आदमी को जब बेवकूफ बोलना होता है तो हम अक्सर बोल देते हैं कि अरे ये तो गधा है। ठीक है, लेकिन क्या सच में गधा जो है वो बुद्धिहीन है? क्या उसमें सच में अकल नहीं होती? क्या उसका एग्जाम्पल हम बेवकूफ लोगों के लिए करते हैं? ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि गधा कभी भी हमने गुस्सा करते हुए भी नहीं देखा। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, कुलेल कर लेना मतलब क्रीड़ा कर लेना, पर हमने तो उसे कभी खुश होते भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विशाल सथाई रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे हमने बदलते ही नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें प्रकाष्ठा को पहुंच गए हैं। ठीक है, प्रकाष्ठा मतलब अंतिम सीमा, चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। पर इतने सारे गुण होने के बावजूद भी ना आदमी उसे बेवकूफ ही कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उसे घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुस्मिया के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है ना। अक्सर जो सीधे लोग होते हैं, जो किसी को पलटकर जवाब नहीं देते, तो उनको लोग अक्सर बेवकूफ ही कह देते हैं। तो लेखक ने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि वासियों की अमेरिका में क्या दुर्दशा हो रही है। उस टाइम की बात कर रहा है लेखक कि क्या दुर्दशा हो रही है। उनको वहां पर घुसने भी नहीं दिया जाता, क्योंकि वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, जी तोड़ मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो उन्हें बेवकूफ समझा जाता है, गधे के समान समझा जाता है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। ओके, अभी बात हो रही थी गधे की। अब लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल।
जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ, उन्होंने एक यहाँ पर व्यंग्य कसा है या फिर बोल सकते हैं कि उसे एक नाम दिया है बैल को, बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। अक्सर आपने सुना होगा बोलते हुए कि क्या तो हम बोलते अरे तू गधा है क्या, तेरे को इतनी भी बात समझ नहीं आती। पर जब कोई बात बार बार किसी को समझाई जाए और उसे ना ही समझ आए तो उसे क्या बोल देते हैं, बोलते हैं ना बैल बुद्धि है क्या, बिल्कुल ही नहीं पल्ले पड़ता। राइट, तो इसीलिए लेखक ने यहाँ पर बोला कि गधे का भी एक छोटा भाई है बैल। ठीक है, कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। अब बात करते हैं उन बैलों की जिनसे ये कहानी बनी है। ठीक है, झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर कौन है, झूरी। ठीक है, झूरी काची के दो बैल थे, एक का नाम था हीरा और मोती, यानी कि हमारे पास तीन मेन कैरेक्टर हुए। झूरी जिसके पास दो बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों कौन सी जाति के थे, ये इस तरह से इसलिए समझाया जा रहा है ताकि अगर आपके सामने MCQ जाते हैं तो आप उनका आंसर अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, दोनों पछाई जाति के थे, दोनों देखने में सुंदर थे, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय कर लेते थे। विचार विनिमय कर लेना, एक दूसरे की बात को समझ लेना। मुख भाषा में मतलब बिना बोले इशारों इशारों में समझ लेना, एक दूसरे के अंतर्मन की आवाज को समझ लेना। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता था वह नहीं कह सकते, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कभी कभी क्या लगता था कि उनमें शायद कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिस कारण अगर जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सुनकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, मतलब लड़ाई झगड़े के नाते से सींग नहीं मिलाते थे, बल्कि विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जिसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही घोलघप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। ठीक है, दोनों एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश करते थे। दोनों ये सोचते थे कि उसके ऊपर ज्यादा बोझ ना आ जाए, मेरे ऊपर बोझ आ जाए, मैं सारा सहन कर लूंगा। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो दो एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। ठीक है, अभी एक बार क्या हुआ, झूरी जो कि मेन कैरेक्टर है, जो कि उन दोनों बैलों का मालिक है, उसने अपने ससुराल उन दोनों को भेज दिया। ठीक है, कहाँ भेजा, किसके साथ भेजा, अपने साले के हाथ भेजा और अपनी ससुराल भेज दिया। और दोनों बैलों को क्या लगा कि मालिक ने उसे बेच दिया, उन्हें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अभी तक हमने मेन कैरेक्टर की बात करी थी झूरी की, उसके पास दो बैल हैं हीरा और मोती। अब हमारे पास एक और कैरेक्टर सामने आया है जिसका नाम है गया।
ठीक है, जिसका क्या नाम है, गया। और गया कौन है, झूरी का साला। अब वो जब बैलों को लेके जा रहा है तो उसके दांतों पसीना हो गया। दांतों पसीना मतलब बहुत परेशान कर दिया है दोनों बैलों ने उसे। पीछे से हाँकता तो दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोड़ लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। कौन बात कर रहा है, ये दोनों बैल बात कर रहे हैं। ठीक है, कि वो मन ही मन शायद ऐसा विचार कर रहे थे कि अगर उन्हें आवाज दी होती ना भगवान ने, तो वो अपने मालिक से पूछते कि उन्होंने क्यों बेचा, क्यों भेजा हमें। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी मतलब सेवा करने में, उनके जो नौकर बनने में। अगर वो नौकरों की तरह भी काम लेते तो वो राजी राजी कर देते अपने मालिक के लिए। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें उस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। कौन सा नया स्थान था, गया के घर पर। गया कौन था, झूरी का साला। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। नांद मतलब वो आ, आ, हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर पशुओं के लिए खाना डाला जाता है उसे नांद बोलते हैं। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। पगहे मतलब जिनसे खूंटे से उन्हें बांधा गया था। अनुमान नहीं हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने उस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चढ़नी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। रात में उन्होंने काम कर लिया। गया ने जो उन्हें बांधा था उन्होंने सारा वो तोड़ ताड़ दिया और जाकर वो अपने, सुबह तक वो कहाँ पहुंच गए थे, अपनी चरनी पर खड़े थे। कौन सी अपनी पर, जहां झूरी उन्हें बांधा करता था। ठीक है, और दोनों घुटने से पांव तक कीचड़ से भरे पड़े थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। मतलब अपने मालिक से गुस्सा तो थे पर कहीं ना कहीं वो प्यार भी था। ठीक है, झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, मतलब बहुत प्यार उमड़ आया उसे भी। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर और कोई भूसी। क्यों लेकर आया, क्योंकि उन दोनों बैलों ने इतना साहस का काम किया कि वो अकेले उस दूसरे गांव से अपने गांव वापस लौट आए थे। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए हैं। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा और जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल है। एक दिन वहां काम न किया गया, भाग खड़े हुए। कौन गुस्सा कर रही है, झूरी की पत्नी कर रही है। ठीक है, कि हमने तो काम करने के लिए अपने मायके भेजा था और ये दोनों वहां से भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना नहीं दिया होगा तो क्या करते। दोनों भाग आए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। मीन्स ये दोनों किसकी बातें हो रही हैं, झूरी की और उसकी पत्नी की। ठीक है, झूरी कहता है कि शायद वहां पर इनकी
देख रेख नहीं हुई होगी, सिर्फ पानी दिया होगा, चारा भी नहीं दिया होगा, तो इसलिए दोनों के दोनों वहां से भाग आए। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ गई, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चौकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। ठीक है, उन्हें बोल दिया गया कि इन्हें कुछ भी नहीं दिया जाएगा, इन्हें सिर्फ खाली भूसा दिया जाएगा। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट मिली ना कोई रस मिला। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार डालेंगी। अब उसे भी डर लग रहा है कि मालिक की बात माने या मालकिन की बात माने। चुरा कर डाला। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की कहोगे कि इसने अपनी मनमर्जी करी है। फिर अब दूसरे दिन क्या होता है? झूरी का साला फिर आ गया, बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोत दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी उन्हें फूल की झड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला क्या? सूखा भूसा। नान की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव नहीं उठाया। एक बार जब इस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब कुछ टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। कौन मारपीट कर रहा है? कौन कर रहा है उनके साथ? गया कर रहा है, क्योंकि गया उनसे काम कराना चाहता था, पर दोनों बिल्कुल अड़ गए थे। दोनों ने कोई काम नहीं किया, चाहे उनकी बहुत ज्यादा मारपीट भी हुई, पर उन्होंने काम नहीं किया। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली होती। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने कहा, नहीं नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। ठीक है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि अगर इसने अब हम पे लाठी बरसाई तो हम पे मारेंगे उल्टा पकड़ के। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में अटकर रह गया। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मीन्स जब उन तीनों आदमियों ने देखा, जो गया के साथ आए थे 2 व्यक्ति, कि अगर वो बैलों पर हमला करेगा तो कहीं ना कहीं बैल भी उन पर हमला कर देंगे, इसलिए उन्होंने कोई मारपीट नहीं की और वो वहां से चुपचाप निकल गए। अब दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, मतलब उन दोनों को ऐसा लगा कि शायद कोई अपना तो है यहाँ पर, कि वो छोटी बच्ची जो रोटी लेकर आई है शायद वो उनकी अपनी हो।
और वो बड़े प्यार से उन्हें रोटी खिला कर गई। अब वो लड़की कौन है? वो भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। मीन्स जैसे बैलों पर मार पड़ती है वैसे ही छोटी बच्ची पर पड़ती थी, इसलिए इसको इन बैलों पर प्यार आ रहा था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा खाकर, भूसा खाकर भी दोनों दुर्लभ ना होते थे। मीन्स उन्हें दूसरों के सामने तो वो सूखा भूसा नसीब होता था, लेकिन वो उस बच्ची के प्यार की 2 रोटी खाकर भी इतना उनका मन तृप्त हो जाता था कि वो कमजोर नहीं पड़े। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वो बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। ये कौन बातें कर रहा है? मोती कह रहा है। मोती ने किस में कहा? अपनी मूक भाषा में किसको कहा? हीरा को कहा। और हीरा उसे समझाता है कि नहीं, औरत जात पर सींग चलाना मना है। तुम तो किस तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ, तुड़ाकर भाग चले। हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब वह बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का दरवाजा खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उसके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराम खोल दिया और पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मतलब वो रस्सी उसने खोल दी छोटी लड़की ने, लेकिन दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी मूक भाषा में पूछा। किससे पूछा? हीरा से पूछा कि चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी कि इसने रस्सी खोली थी। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। वो दादा दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं। मीन्स उस लड़की ने रस्सी खोली, लेकिन दोनों, उसी लड़की ने अपने उसको चिल्लाया, पापा को, चाचा को, कि वो फूफा वाले बैल तो भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने लगा। वे दोनों भागे। गया ने भी पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान नहीं रहा। मतलब दोनों किस रास्ते पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि रास्ता भी ठीक है या नहीं। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है हम रास्ता भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? किसके बारे में बात हो रही है? गया के बारे में बात हो रही है कि गया बेशक से उन्हें मारने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन हम उस पर हमला नहीं कर सकते थे। ठीक है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे। रह रह कर आहट ले लेते थे कि कोई आता तो नहीं। मतलब मटर खाते खाते वो दोनों का ध्यान
इस बात पर भी था कि कोई पीछे से आकर उन पर हमला ना कर दे। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डोंगता चला आ रहा है, मतलब कोई सांड बुखलाता हुआ उनकी तरफ दौड़ा आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे थे। बगले झाँक रहे थे मतलब अपना अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती है। इन्हीं की तरफ भी आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों नहीं चले। तो वो कहता है कि नहीं, भागना कायरता है, कि हम इस सांड से बच के भाग जाएंगे तो हमें कायर समझेंगे, हमारा भागना कायर हो जाएगा, तो यही मरो। बंदा तो 9 दो 11 होता है और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय जल्दी सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जन एक साथ चोट करते हैं। मैं आगे से रंगेता हूँ, तुम पीछे से रंगे दो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा ना था। वह तो एक शत्रु से मलयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने उसे पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को यहीं मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया कि गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। हीरा ने तिरस्कार किया कि गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे, वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी दो ही चार ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े। ठीक है, अभी उन्होंने सांड को तो दूर भगा दिया, ठीक है, लड़ भिड़ कर उनसे। अब उसने सोचा कि भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। ठीक है, सॉरी, कहाँ थे हम। हाँ, सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। मोती घुसा था, हीरा मना कर रहा था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अभी 2 4 ही ग्रास खाए थे, 2 4 ही बार उसने खाया था कि दो आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था। मेड़ पर था मतलब जहां वो किनारी बनी होती है मिट्टी की, उसी पर था वो। अभी तो हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे और वह भाग नहीं सका। पकड़ लिया। किसने पकड़ा? उन आदमियों ने पकड़ लिया जो कि खेत में आ रहे थे। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा।
फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। अब यहाँ एक नया शब्द आया है, कांजी हाउस। कांजी हाउस क्या है? एक मवेशी खाना। मवेशी खाना वो होता है जहाँ पर पशुओं को बंदी बनाकर रखा जाता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। ठीक है, मतलब जितनी मटर उन्होंने वहां खाई बस उतनी ही खाई थी। उसके बाद तो वो ऐसे फंसे दोनों के दोनों कि उन्हें पूरा दिन बीत गया कि एक तिनका भी नहीं मिला। समझ ही में नहीं आता कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया अच्छा था। यहाँ कहीं भैंसें थी, कहीं बकरियां थी, कहीं घोड़े थे, कहीं गधे थे, पर किसी के सामने कोई चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कहीं तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर उन्हें नहीं आता दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। पर इससे क्या तृप्ति होती? नहीं ना। नमकीन मिट्टी चाटने से किसी का कोई पेट भरता है? नहीं ना। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल जाएंगे। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई तुम्हारी। ठीक है, बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया। ठीक है, अब थोड़ी सी दीवार टूटी तो उनका साहस बढ़ गया। उसने सोचा, उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि कांजी हाउस की दीवार कौन तोड़ रहा था? कांजी हाउस की दीवार कौन तोड़ रहा था? हीरा तोड़ रहा था। ठीक है, हीरा ने पहले थोड़ी सी तोड़ने की कोशिश की, फिर जब टूट गई तो उसका साहस और बढ़ गया। अब चौकीदार लालटेन लेकर आया जानवरों की हाजिरी लेने के लिए, तो उसने देखा कि हीरा दीवार तोड़ रहा है, तो उसने उसको कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार ही खाई ना, क्या मिला तुझे? अपने बूते भर जोर तो मार ही दिया। ये बात किसने बोली? हीरा ने बोली। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए? जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। ये बातें कौन कह रहा है? हीरा कह रहा है। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। प्रतिद्वंदी मतलब कोई उसका ही विद्रोही सामने खड़ा हो, कोई इसलिए उससे लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। चेत उठे मतलब मानो उनमें जान आ गई। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। स्टार्टिंग में लेखक ने बोला था ना कि गधा बुद्धिहीन प्राणी है। उन बेवकूफों को अभी भी समझ नहीं आया कि उन्हें भाग जाना चाहिए। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा कि कहीं फिर पकड़ लिए गए तो
तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है ना। हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। कौन बोल रहे हैं ये बात? गधे बोल रहे हैं। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम कितने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा हीरा मजबूती से बांध दिया गया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो हीरा नहीं खुल पा रहा था, इसलिए मोती भी नहीं गया। लेकिन हीरा ने उसे कहा कि मोती तुम चले जाओ, पर वो नहीं गया। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया ना कि हमने 9-10 प्राणियों की जान बचा दी, वे सब तो आशीर्वाद देंगे ही। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला, और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला, तृण मतलब तिनका भी नहीं डाला। हद से हद उन्हें एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियां निकल आई थी उनकी, ठठरियां मतलब उनकी आंतें दिखने लगी थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? मतलब एक बार क्या हुआ, उनके बाड़े के सामने जहां वो बंद थे दोनों जानवर, उनके सामने डुग्गी बजने लगी। कुछ लोग वहां इकट्ठे हुए और उन दोनों बैलों को देखने लगे, लेकिन मन फीका करके चले जाते कि ये तो मरे हुए से बैल हैं, इनको कौन ही खरीदेगा। सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुर्दा अत्यंत कठोर, और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है? ये सारी बातें दोनों वो आपस में कर रहे हैं, हीरा और मोती। तो क्या चिंता है? बांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक ना उठा पा रहे थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे। सभी जानवर प्रसन्न थे। रेवड़ मतलब एक पशुओं का झुंड। चिकने और चपल थे, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। मतलब एक रास्ते से जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ पशु हरी भरी घास चर रहे हैं। अब वो उन पशुओं को देखकर
मन ही मन ये सोच रहे हैं, क्या इन पशुओं को भी ये फीलिंग नहीं आती कि इन्हीं के दो भाई ऐसे बंधक बना के लेकर कोई इन्हें जा रहा है। ठीक है, सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है, कि ये तो रास्ता उनका जाना पहचाना है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें लेकर गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, मतलब अब उनकी चाल तेज होने लगी, क्योंकि उन्हें वो रास्ता जाना पहचाना लग रहा था। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। हाँ, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर पुर चलाने आया करते थे। हाँ, ये वही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। उन्मत्त होकर, खुश होकर, मतवाले होकर। ठीक है, वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए, खड़े हो गए। थान मतलब जहां पर उन्हें खड़ा किया, बांधा जाता था, रखा जाता था। धड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। धड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से यहाँ से चले जाओ, ये मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? ठीक है, ये सारी बातें कौन किसको बोल रहा है? झूरी बोल रहा है उस धड़ियल व्यक्ति को जो नीलाम करके लाया था। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। धड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। धड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। धड़ियल भागा, मोती पीछे भागा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा धड़ियल का रास्ता देख रहा था। धड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब धड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं गुस्से में तुम उसे मार ही ना दो। अगर वह मुझे पकड़ता तो बिना मारे नहीं छोड़ता। अब नहीं आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा। अच्छा, ये अगर पूछा जाए कि धड़ियल को किसने भगाया था? मोती ने भगाया था। ठीक है, देखो कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। उत्साह मतलब उत्सव। उत्सव क्यों? क्योंकि वो दोनों बैल सबको बहुत प्रिय थे। दोनों बैल जब बिछुड़ गए थे या गया के घर से भी भाग गए थे, सब गांव वालों को उनकी चिंता हो रही थी कि कैसे ना कैसे दोनों बैल वापस आ जाएं या मिल जाएं। अब उनकी मालकिन को भी उन पर प्यार आ रहा था और उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो ये कहानी थी दो बैलों की, कि किस तरह से उन्होंने अपना संघर्ष दिखाकर अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष दिखाया और वापस अपने मालिक के पास लौट आए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर, जो कि बहुत ज़रूरी है करने। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।